हरिओम बच्चों, आज हम अध्याय 7 विकास में स्टैनले मिलर के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस प्रयोग को पढ़ने से पहले हम फ्रांसिस्को रेडी का प्रयोग, लुईस पास्चर का प्रयोग, ब्रह्मांडवाद या बीजाणुवाद और आकस्मिक अकार्बनिक उत्पत्तिवाद के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको देंगे करके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फ्रांसिस्को रेडी का प्रयोग, जिसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था। फ्रांसिस्को रेडी ने क्या किया था? जो फ्रांसिस्को रेडी थे वो एक इटालियन फिजिशियन थे, है ना। उन्होंने 3 जार में मांस के टुकड़ों को रखकर इस प्रकार पकाया कि उसमें किसी भी प्रकार के जीव उपस्थित ना हों। ठीक है, 3 जार लिया और उसमें उन्होंने मांस के टुकड़ों को रखा था और उसको इतना पकाया था कि उसमें कोई भी जीवाणु उपस्थित ना हो, है ना। दूध भी हम क्यों उबालते हैं? इसलिए उबालते हैं ना कि उसमें किसी प्रकार के जीवाणु ना रहे। तो वही काम इन्होंने जार में मांस को या मांस के टुकड़ों को रख करके पकाया था, ठीक है, ताकि उसमें सभी जीव जो मौजूद है, कच्चे मांस में जो जीवाणु मौजूद होते हैं वो मर जाया करके। एक जार को उन्होंने खुला रख दिया था, दूसरे जार को पार्चमेंट और तीसरे जार को मलमल के कपड़े से ढककर रखा था। ठीक है, यानी एक जार जो था, तीनों जारों में मांस का टुकड़ा है और तीनों जारों के मांस के टुकड़े को अच्छी तरीके से पकाया गया है। तो एक जो जार है उसको उन्होंने खुला छोड़ दिया, दूसरे जार में ऊपर से एक पार्चमेंट पेपर के द्वारा ढक दिया गया। ऐसा पेपर होता है जो वायुरोधी होता है, और तीसरे जार में को भी मलमल के कपड़े से ढक दिया। इसके बाद उन्होंने इसे कुछ दिनों तक वैसा ही छोड़ दिया था। ठीक है, तो बाद में उन्होंने क्या पाया, कुछ दिनों के बाद क्या देखते हैं कि खुले में जार में रखे मांस के ऊपर छोटे छोटे डिंबक दिखाई दे रहे थे, है ना। छोटे छोटे डिंबक दिखाई दे रहे थे, जबकि बंद जारों में ये नहीं थे। तो ऐसा इसलिए हुआ कि खुले जार में मक्खियों ने मांस के टुकड़े पर अंडे दे दिए। खुले जार में मक्खी जो है वो अंदर प्रवेश कर गई और मांस के टुकड़ों पर उन्होंने क्या कर दिया, अपने अंडे उस पर दे दिए, जिससे डिंबक उत्पन्न हुए। लेकिन बंद जार में ऐसा नहीं हो सका। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें जो मक्खी है वो प्रवेश नहीं कर पाई। ठीक है, तो इस प्रकार जो कहा जा रहा था कि जीवों से क्या, यानी यहाँ पर पहले प्रयोग में आपने देखा मक्खी अंदर प्रवेश करी तभी उसमें अंडे दिए तो डिंबक उत्पन्न हुए। लेकिन 2 जारों में जीव अंदर नहीं प्रवेश किए तो डिंबक उत्पन्न नहीं हुए। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, जो कहा गया था कि जीवों की जो उत्पत्ति है या जीवन की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? जननवाद, स्वतः जननवाद के बारे में जो बात कही गई थी, तो वो यहाँ पर नहीं हो पाया। उसका क्या कहना चाहिए, मान्यता उसको नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि इतने सारे प्रयोग करने के बाद भी जो स्वतः जननवाद है वह सही साबित नहीं हो पाया। स्वतः जननवाद का मतलब क्या होता है? अपने आप उत्पन्न हो जाना, है ना। तो उन्होंने क्या बताया था कि जीवों की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से संभव नहीं है। नए जीव पूर्व स्थित जीवों के अंडों, बीजाणुओं अथवा बीजों से ही बन सकते हैं। इस सिद्धांत को जीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत कहा गया और इसी के समर्थन में फ्रांसिस्को रेडी ने और लुईस पास्चर ने प्रयोग दिए थे। ठीक है, एक बार फिर आपको यहाँ पर बता रही मैं, इसको जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत फ्रांसिस्को रेडी ने जो दिया है प्रयोग, उसको जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत कहा जाता है। और इस प्रयोग में अनेक वैज्ञानिकों ने जो अपने प्रयोग दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि जीवों की स्वतः जननवाद के सिद्धांत को, यानी अनेक वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया था, स्वतः जननवाद सिद्धांत को गलत प्रमाणित किया था
और उन्होंने बताया था कि जीवन की उत्पत्ति किससे होती है, निर्जीव पदार्थों से संभव नहीं है कहा था, निर्जीव पदार्थों से संभव नहीं है। तो नए जीव जो है वो कैसे आते हैं, पूर्व स्थित जीवों के अंडों, बीजाणुओं अथवा जीवों से बन सकते हैं। आपने देखा यहाँ पर कि किस प्रकार एक जार जो खुला पड़ा हुआ है उसमें मक्खी प्रवेश कर रही है, और मक्खी के प्रवेश करने से वहाँ पर मक्खियों ने मांस के टुकड़े में अंडे दे दिए। क्यों? क्योंकि हमने तो पहले से ही जीवाणुओं को नष्ट कर दिया था ना, कोई जीवाणु नहीं थे मांस के टुकड़ों में। तो जीवाणु जो मांस के टुकड़ों में प्रेजेंट थे उसको तो हमने पका करके मार दिया था, जिसके कारण से अब वो मांस जो है वो जीवाणु रहित हो चुका था। ठीक है, तो अब इसमें नए जीव कहाँ से आए, ये प्रश्न आता है ना कि इसमें नए जीव कहाँ से आए। तो नए जीव कैसे आए, हमारा जो जार है वो खुला हुआ है और उस पर जीव अंदर प्रवेश कर रहा है, मक्खी अंदर प्रवेश कर रही है और वह मांस पर जाकर के अंडे देती है, जिससे डिंबक उत्पन्न हो रहे हैं। तो इस प्रकार वहाँ पर नए जीव आए। लेकिन जो दो जार हैं जो कि बंद है तो उसमें किसी प्रकार के जीव अंदर प्रवेश नहीं करें, जिसके कारण से उन मांस के टुकड़ों पर कोई जीव उत्पन्न नहीं होता है। तो इससे क्या परिणाम निकला कि नए जीव ही पूर्व स्थित जीवों के अंडों, बीजाणुओं अथवा बीजों से बन सकते हैं। तो इस सिद्धांत को जीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत कहा गया। ठीक है, और इसी के समर्थन में फ्रांसिस्को रेड्डी ने और इसके बाद लुईस पास्चर ने भी प्रयोग दिया था। लुईस पास्चर ने फ्रांसिस्को रेड्डी के प्रयोग से क्या अलग किया, तो लुईस पास्चर ये फ्रांस के बहुत बड़े महान सूक्ष्म जैव वैज्ञानिक थे और उन्होंने रेड्डी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के समर्थन में बहुत सारे प्रयोग किए। उन्होंने भी एक फ्लास्क में मांस के सोरबे को लेकर, अंतर देखिए, फ्रांसिस्को रेड्डी ने मांस के टुकड़ों को लिया था और इन्होंने मांस के सोरबों को लिया है, सोरबे को लिया है। सोरबे मतलब मांस को उबालकर उसका जो रस होता है ना उसको बोलते हैं सोरबा। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने मांस के सोरबे पर अपना प्रयोग किया है। ठीक है, और मांस के सोरबे को लेकर खूब उबाला है उन्होंने, मांस के सोरबे को लेकर उसके रस को लेकर के खूब ज़्यादा उसको क्या किया है, उबाला है। तो फ्लास्क के मुंह पर एस आकार की नली लगी हुई होती है। मैं आपको एक PDF भेजूंगी इन प्रयोगों से संबंधित, आप उसको ध्यानपूर्वक देख करके और भी समझिएगा, है ना। फ्लास्क के मुंह पर एस के आकार की नली लगी हुई होती है। सोरबे को उबालने के बाद उन्होंने एस नली के मुंह को रुई से भली प्रकार बंद कर दिया और कुछ दिनों के बाद उन्होंने क्या पाया कि मांस के सोरबे में किसी प्रकार के जीवाणु नहीं थे। ऐसा इसलिए हुआ कि फ्लास्क के मुंह में लगे रुई से होकर हवा तो अंदर गई परंतु किसी प्रकार के सूक्ष्म जीव अंदर नहीं जा पाए। ठीक है, इसके बाद उन्होंने फ्लास्क के ऊपर लगी एस आकार की नली को तोड़ दिया। ऐसा करने पर कुछ ही दिनों में फ्लास्क के अंदर जीवाणु पैदा हो गए। तो उपरोक्त दोनों प्रयोगों की सहायता से जीवन के स्वतः जननवाद अथवा सिद्धांत को गलत प्रमाणित किया जा सका। क्योंकि देखिए, इन्होंने जो फ्लास्क लिया था उसमें जो एस आकार की नली लगी हुई थी उसमें क्या किया था, एक बार में तो उन्होंने किससे बंद किया था उसको, रुई से। तो रुई से तो हवा अंदर जाती है ना, तो हवा तो अंदर गई परंतु किसी भी प्रकार का सूक्ष्म जीव अंदर नहीं जा पाया, जिसके कारण से वहाँ पर कोई जीव उत्पन्न नहीं होता है। और उसके बाद जब उन्होंने एस के आकार की नली को तोड़ दिया तो उसके अंदर जीवाणु उत्पन्न हो गए, मतलब कि उसमें सूक्ष्म जीव प्रवेश कर रहे हैं। तो दोनों प्रयोगों की सहायता से जीवन के स्वतः जननवाद अथवा सिद्धांत को उन्होंने भी गलत प्रमाणित किया था। इसी प्रकार ब्रह्मांडवाद या बीजाणुवाद और आकस्मिक अकार्बनिक उत्पादवाद भी आया था, उत्पत्तिवाद भी आया था। इसके बाद में आधुनिक सिद्धांत अथवा जीव रसायनवाद और ओपेरिन हेल्डाने का वाद ये आया है। लेकिन मैं आपको स्टैनले मिलर का प्रयोग, स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में क्या कहा है उसको यहाँ पर बता रही हूँ। देखिए, ये आपको यहाँ पर ये चित्र दिखाई दे रहा है, मिलर के प्रयोग का आरेखीय निरूपण। आधुनिक सिद्धांत अथवा जीव रसायनवाद और ओपेरिन हेल्डानेवाद ये जो है ये प्रयोगशाला में जीवन की उत्पत्ति को बताने वाला सिद्धांत है। यानी आधुनिक सिद्धांत जो दिया गया है जीव रसायनवाद या ओपेरिन हेल्डानेवाद, यानी कहने का तात्पर्य यह है इनके द्वारा जो वाद दिया गया है वह वाद स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोगशाला में सिद्ध करके दिखाया है। ठीक है, यहाँ पर आप
देखेंगे रूस के ओपेरिन तथा इंग्लैंड के हेल्डाने नामक वैज्ञानिक ने यह प्रस्तावित किया कि जीवन का पहला स्वरूप पूर्व विद्यमान जीव रहित कार्बनिक अणु, उदाहरण है आरएनए, प्रोटीन आदि से आया हुआ हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ओपेरिन और इंग्लैंड के जो हेल्डाने नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कहा था कि जीवन का पहला स्वरूप पहले से विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणु, ठीक है, यानी जो फर्स्ट जीव जो आया है वो कैसे आया, पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणु, ऐसा अणु जिस पर जीवन नहीं है, ठीक है, कार्बनिक अणु, जैसे उदाहरण क्या दिया, आरएनए या फिर प्रोटीन, इससे आया है। आरएनए या प्रोटीन से पहले जीव का निर्माण हुआ है, इस बात को इन वैज्ञानिकों ने कहा है, ठीक है। और जीवन की वह रचना उस रासायनिक विकास के बाद घटित हुई थी जिससे अकार्बनिक संघटकों से विविध कार्बनिक अणु का गठन हो सका, ठीक। तो ओपेरिन और हेल्डाने जो इन बातों को कह रहे हैं, इसी बात को मिलर ने अपने प्रयोगशाला में प्रयोग करके दिखाया था। इसका ही विस्तार पूर्वक वर्णन आपको मैं इस चित्र के माध्यम से बता रही हूं कि इन वैज्ञानिकों ने क्या कहा है। जीवन की वह रचना उस रासायनिक विकास के बाद घटित हुई जिससे अकार्बनिक संघटकों से विविध कार्बनिक अणु, यानी अकार्बनिक संघटक मतलब ऐसे संघटक जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, उससे अलग अलग प्रकार के कार्बनिक अणुओं का, ठीक है, कार्बनिक अणुओं का गठन हो सका। उस समय पृथ्वी की अवस्था उच्च ताप, इस पैराग्राफ में देखेंगे, उच्च ताप युक्त ज्वालामुखी तूफान वाली तथा वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया आदि की कमी वाली थी। ऐसा वातावरण था उस समय, यानी बहुत ज़्यादा ताप था पृथ्वी का और ज्वालामुखी तूफान वाली तथा वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया नहीं थी। ऐसा वातावरण उस समय पृथ्वी का था। एक अमेरिकी वैज्ञानिक एस मिलर, जिसके बारे में हमने कहा कि मिलर ने अपने प्रयोगशाला में इस प्रयोग को किया है, पूरा नाम है इनका एस मिलर, ने 1953 में अपनी प्रयोगशाला में इसी पैमाने की स्थितियों को पैदा किया था। क्योंकि ओपेरिन और हेल्डाने ने जो कहा है उसको प्रयोग द्वारा मिलर ने ही सिद्ध किया है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, यानी जो पूरा जो वातावरण था जिसके बारे में बताया गया कि पृथ्वी उस समय कैसी थी, पृथ्वी उस समय कैसी थी, बहुत ज़्यादा गर्म थी, उच्च ताप कहा गया, और मीथेन और अमोनिया की भी कमी थी, ज्वालामुखी तूफान वाली थी, और वायुमंडल में बताया कि मीथेन नहीं था और अमोनिया नहीं था। तो ये जो कंडीशन है इसको उन्होंने कहाँ पर अपनी प्रयोगशाला में निर्मित किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक बंद फ्लास्क लिया, देखिए चित्र में ये चित्र, बिल्कुल ऐसा ही वातावरण इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार का वातावरण उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में निर्मित किया था, ठीक है। तो एक बंद फ्लास्क में निहित मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया तथा 800 डिग्री सेल्सियस पर ताप के साथ एक विद्युत डिस्चार्ज कर देखा कि एमिनो एसिड बनता है, ठीक। क्या किया उन्होंने, एक बंद फ्लास्क में मीथेन यानी CH4, हाइड्रोजन और अमोनिया, और टेम्परेचर लिया, ये बता दिया मैंने, मीथेन, ये हो गया हाइड्रोजन और अमोनिया, ठीक है, और टेम्परेचर था 800 डिग्री सेल्सियस, काफ़ी अधिक ताप है ये, ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस। ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये है बंद फ्लास्क, ये आपका हाइड्रोजन, ठीक, ये मीथेन और ये अमोनिया, और कितना टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस पर ताप के साथ एक विद्युत डिस्चार्ज कर क्या देखा इन्होंने कि क्या बन रहा है, अमीनो एसिड। ये देखिए विद्युत डिस्चार्ज
ये विद्युत स्फुलिंग वहाँ पर तैयार किया और इस तरह से उनको वहाँ पर एमिनो एसिड बनता हुआ दिखाई देता है। अन्य लोगों ने भी ठीक इसी प्रकार के प्रयोग द्वारा शर्करा, नाइट्रोजन क्षारकों, वर्णकों तथा वसा आदि प्राप्त किए। उल्काओं की अंतर वस्तुओं के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि ठीक ऐसी ही प्रक्रिया अंतरिक्ष के किसी अन्य स्थान पर घटित होती रही होगी। सीमित साक्ष्यों के आधार पर निराधार कल्पना वाली कहानियों के पहले भाग अर्थात रासायनिक विकास को भी थोड़ी बहुत मात्रा के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है। तो हमें यह आभास नहीं कि जीवन की स्वतः प्रतिकृतिक्षम चयापचयी कैप्सूल कब पैदा हुआ। जीवन का प्रथम अकोष्की रूप 3 अरब अर्थात 300 करोड़ या 3 बिलियन वर्ष पूर्व पैदा हुआ होगा, ऐसा संभावित कहा जा सकता है। वे भीमकाय अणु, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स के रहे होंगे और ये कैप्सूल अपने अणुओं का जनन भी करते रहे होंगे। सर्वप्रथम कोशिकी प्रकार का जीवन का रूप 200 करोड़ वर्ष तक प्रकट नहीं हुआ होगा। कदाचित यह एक कोशिकी रहे होंगे। सभी रूप उस समय जलीय वातावरण में ही रहे होंगे। अजीवात जनन अर्थात जीवन की अजीवों से उत्पत्ति के सिद्धांत की स्वीकृति को आज बहुमत मिला है। इस लाइन पर थोड़ा ध्यान देंगे। अजीवात जनन अर्थात जीवन की अजीवों से उत्पत्ति, अजीव से हुई है जीवन की उत्पत्ति, इस स्वीकृति को काफ़ी ज़्यादा बहुमत मिला। फिर भी एक बार बन चुकने पर किस प्रकार कोशिकी जीवन के प्रथम प्रतिनिधियों ने आज की जटिल जैव विविधता प्राप्त की, इस पर आप आगे चर्चा करेंगे। ये आपका स्टैनले मिलर का प्रयोग था। इसमें देखिए यहाँ पर उबलता हुआ जल वैक्यूम पंप को चालू और बंद करने के लिए यहाँ पर लगा हुआ है और ये यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगाया गया है जिससे कि विद्युत स्पूलिंग की गई है, स्पार्क डिस्चार्ज। यहाँ पर से जल बाहर है, निकल रहा है, ये संघनित्र है और ये जल अंदर, ये जल बिंदु, कार्बनिक यौगिकों वाला जल, पाश में द्रव जल। ये पूरा जो आपका चित्र के माध्यम से स्टैनले मिलर ने बताया है कि जो आधुनिक सिद्धांत ओपेरन और हल्दाने ने बताया था उसको प्रयोगशाला में उन्होंने करके दिखाया कि प्रथम जीव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई होगी। इसको मैं आपको स्टैनले मिलर के ही प्रयोग को मैं आपको एक और वीडियो लेसन में विस्तार पूर्वक किस प्रकार उन्होंने कितने अनुपात में इन चीज़ों को लिया वह समझाऊंगी। उम्मीद है यहाँ पर आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।